नई दिल्ली जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है? क्या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने जा रहा है? क्या स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को रिस्टोर किया जाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जो सियासतदानों के जहन में तो हैं ही हैं, लेकिन सियासतदानों के साथ साथ में ये सवाल अब अफसरों के जहन में भी गर्दिश करने लगे हैं। इसलिए गर्दिश करने लगे हैं क्योंकि बावसूख जराए से और कई ऑफिसरान से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हम करें तो करें क्या। हम जानते हैं जो भी जमात बरसर इख्तिदार आती है जम्मू कश्मीर में, तारीख में भी जो बरसर इख्तिदार आई है, हर जमात चाहती है कि जो ऑफिसर जमीन पर काम कर रहा है वो हुकूमत के साथ तो लॉयल वो ही हो, लेकिन हुकूमत के जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जमीन के ऊपर, उनके साथ भी उनकी लॉयल्टी रहे। लॉयल्टी का मतलब ये कि अगर डीसी साहब को फोन आए तो डीसी साहब को जो ही फोन आए एमएलए साहब का, तो साहब की बात सुन के फौरन उस जो भी वो मामला निपटाने के लिए कहें उसको निपटाया जाए। थानेदार को फोन आए, थानेदार बात सुने, एसएसपी को फोन आए, एसएसपी बात सुने। यानी कुल मिलाकर ये कि एमएलए जिस भी इलाके का है, उस इलाके का थानेदार, उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर, उस इलाके का एसपी, उस इलाके का बीडीओ, उस इलाके का एसडीएम, वो तमाम लोग एमएलए की बात सुने। अब जमीन से क्या पता चल रहा है? जमीन से यह पता चल रहा है कि ऑफिसर्स के पास मिक्स सिग्नल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आने के बाद मुलाकात करते हैं, उमर अब्दुल्ला से 20 मिनट आके अलग से मिलते हैं। डेवलपमेंटल मीटिंग होती है, एक तस्वीर वायरल होती है, इसमें एलजी, उमर अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री तीनों एक तस्वीर में नजर आते हैं। लेकिन उस तस्वीर के बाद एक इंटरव्यू आता है, उसमें कहा जाता है कि अलगाववाद और आतंकवाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, और उसके अगले दिन दो सरकारी मुलाजिमों की छुट्टी हो जाती है। अब पहले दिन जो 20 मिनट की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद यूं लगा कि शायद अब हालात उमर अब्दुल्ला की तरफ हैं, तो चलिए अब ऑफिसर भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में यह बात कोई माने या ना माने, पर हकीकत यह है कि जब यहां तक सरकारी बाबुओं का ताल्लुक है, उनकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि किसके हाथ में ताकत है। फिलहाल ताकत का मंबा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। यानी आईएएस ऑफिसर्स हो, जेकेएस ऑफिसर्स हो, पुलिस के अफसर हो, तमाम का तबादला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये कोई अचरज वाली बात नहीं कि हर ऑफिसर चाहता है कि जो टॉप पर बैठा हुआ बॉस है वो उसके कामकाज से खुश हो, ताकि उसे अच्छी पोस्टिंग मिले, वो अच्छी जगह पर काम करने का उसको मौका मिले। तो जाहिर सी बात है, जब यहां सियासी हुकूमतें थी और जिस वक्त ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, तो हमने उस वक्त देखा है कि ऑफिसरों की लॉयल्टी सरकार के प्रति कितनी होती थी, और सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सरकार में जो मंत्री होते थे उनके प्रति उनकी लॉयल्टी कितनी ज्यादा रहती थी। यही वजह है कि आज अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखें, पीडीपी में देखें, कांग्रेस में देखें, बीजेपी में देखें, तो आपको सरकारी बाबू मिलेंगे कि जिन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और सियासी जमात ज्वाइन कर ली, और अब जमात में इस वक्त या तो एमएलए बने हुए हैं या जमात की किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए हैं। जब एक रिटायर्ड एसएसपी आपको एमएलए मिल रहा है, जब एक सर्विंग एसएसपी रिटायरमेंट लेकर एमएलए बन रहा है, तो इसका मतलब साफ तौर पर यह कि ये लॉयल्टीज ओवरनाइट तो नहीं होती। ये जाहिर सी बात है, आप एक आइडियोलॉजी के साथ, आप एक सोच के साथ एक लंबे वक्त से जुड़े हुए रहते हैं, फिर या तो पोस्ट रिटायरमेंट आप सियासतदान बन जाते हैं, या रिटायरमेंट से पहले जब आपको लगता है कि मेरे पास मौका है और मैं सियासतदान बन सकता हूं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर सकता हूं, तो आप बन जाते हैं। अब जहां इस तरह का मिजाज रहा हो और जहां लोगों ने देखा हो, जहां एक ही जमात बरसर इख्तियार लंबे वक्त तक रही हो, और वहां पर ऑफिसरों का तर्ज अमल या ऑफिसरों के काम करने का तरीका यह रहा हो कि वो हुकूमत के साथ साथ चलते रहे हो, हुकूमत की जो जिम्मेदार है उन जिम्मेदारों के साथ साथ चलते रहे हो, वहां जब तर्ज अमल बदलना शुरू हो जाता है, फिर आपको लगता है कि नहीं, अब तो राजभवन इंपॉर्टेंट है, राजभवन को हमें खुश करना है, तो राजभवन को खुश करने के लिए आप किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। तो वो इसीलिए गुजर जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वही ट्रांसफर करेंगे, वही पोस्टिंग करेंगे। ठीक है जी। जहां तक परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, तो किसी अफसर को लेकर ये कहना कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ये गलत बात है। हर अफसर जमीन पर जब उतरता है तो काम ही करता है। आप किसी को जिले का डिप्टी कमिश्नर लगाएंगे तो डीसी के तौर पर जो उसका काम है वो करेगा ही करेगा, एसएसपी के तौर पर जो काम जिसको आप देंगे वो करेगा ही करेगा। लेकिन अब जब मिक्स सिग्नल्स हो, ना ये क्लैरिटी हो कि जनाब, अभी तो क्लैरिटी एक बात की कि हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑल इन ऑल, तमाम ताकतें उनके पास है और उमर अब्दुल्ला वाइस कैप्टन है। लेकिन अगर स्टेटहुड मिल गया, तो अगर हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात मानकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को या जो हुकूमत में इस वक्त एमएलए है उनकी बात नहीं मानी,
कल जब स्टेटहुड में वापस रिस्टोर हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? हम तो निशाने पर रहेंगे। और फिर आप ये भी समझें कि सियासतदान की एक सियासतदान का तर्ज अमल ये रहता है कि वो अक्सर कन्वे कराता है अफसरों को अलग अलग तरीकों से कि भाई देख लीजिए, कल स्टेटहुड जब रिस्टोर हो जाएगा तो फिर आपको तो हमारे अंडर काम करना है। तो ये एक मैसेज जो है वो कहीं ना कहीं जमीन पर गया है, और इसके चलते ऑफिसरों के बीच में जबरदस्त परेशानी है। कुछ ऑफिसर तो यहां तक कहते नजर आए कि हाँ जनाब, अब क्या करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस से अगर कोई कहता है या कोई मंत्री अगर आता है और कोई हमसे काम कहता है तो हम कर देते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, काम जायज होगा तो ही कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई काम ऐसा था जो ठीक नहीं था, आपको कहा गया आपने किया, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन ये जो मिक्स्ड सिग्नल्स है, इनके चलते वो कंफ्यूजन और कियोस की स्थिति जो है वो जमीन पर है। ट्रांजेक्शनल बिजनेस रूल्स अगले एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर मुझे लगता है या तो उसमें जो संशोधन या अमेंडमेंट्स हुई होंगी, या वो उन्हें अप्रूव करके जम्मू कश्मीर की सरकार को वापस भेजा जाएगा। उसके बाद भी क्लैरिटी हो जाएगी कि गवर्नर के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कौन सी ताकतें हैं और चीफ मिनिस्टर के पास कौन सी ताकतें हैं, वो एक और क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, और जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर आए, तो जो ग्राउंड पर काम करने वाला अफसर है, जिसकी एक्सेस हाईएस्ट कॉरिडोर ऑफ पावर तक नहीं है, उसे तो जो ऊपर से आ रहा है उसी का पता चल रहा है ना भाई वो हो रहा है, या वो सोशल मीडिया के माध्यम से या खबर के माध्यम से उसको एक अंदाजा लग रहा है कि हुकूमत में क्या चल रहा है। तो ये जो एक सिचुएशन बनी है, जिस सिचुएशन में आपको ये नहीं मालूम कि आने वाले कल में क्या होगा, तो उसके चलते बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि ऑफिसर्स थोड़े हेजिटेंट है, रिलक्टेंट है कि अगर उसकी बात मानेंगे तो कल अगर स्टेटहुड मिली तो क्या होगा। तो वो मुझे लगता है कि एक वो जो परेशानी बनी है, उस परेशानी का अजाला करने की जरूरत है। वो अजाला तब होगा जब ट्रांजेक्शनल बिजनेस रूल्स पर या तो मुहर लगेगी, या उन ट्रांजेक्शनल बिजनेस रूल्स में और अमेंडमेंट्स करिए, उन ट्रांजेक्शनल बिजनेस रूल्स को और ज्यादा आप जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक उनको आप बनाएं। वो अगर ड्राफ्ट वापस जम्मू कश्मीर की सरकार के पास आता है या आ चुका होगा, तो भी एक क्लैरिटी हो जाएगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर चाहते हैं कि जो ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स 2020 ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, उन्हीं ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स के अंदर संशोधन करके, अमेंडमेंट्स करके, तब्दीलियां करके आप दोबारा से ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स अप्रूवल के लिए भेजें, तब जाकर अप्रूवल मिलेगा। तो अगर ये कोई स्थिति बनती है तब कोई तब्दीली होगी, नहीं तो जमीन से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो यही है कि जनाब कंफ्यूजन और कियोस्क की स्थिति। और दूसरा ये भी कि आप ये भी देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि केंद्रीय गृह मंत्री, लीडर ऑफ द पोजिशन, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, उनको अपने साथ, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सत शर्मा उनको अपने साथ जब हेलीकॉप्टर में लाते हैं और वो जम्मू से श्रीनगर आते हैं, जो खबर मिली, तो वो भी एक बड़ा संकेत है अपने आप। वो भी एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर सिग्नल जा रहे हैं कि भाई क्या करना है और कैसे करना है। तो जब ये स्थिति होती है, इसी स्थिति, जैसे अब कई लोग तो ये कहते भी हैं कि मरकज में बीजेपी की सरकार है, उसके चलते जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ज्यादा बात जो है वो बीजेपी के एमएलए की और बीजेपी के नेताओं की मानी जाती है। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये कहा जाता है कि वो कोई बात अगर किसी कॉरिडोर में रखते हैं तो उस बात को बड़ी गंभीरता के साथ लिया जाता है। लेकिन अगर इसके बीच में हम ये कहें कि उमर अब्दुल्ला की नहीं सुनी जा रही, तो ऐसा भी नहीं है, वो भी गलत है। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के और केंद्रीय गृह मंत्री अगर उनको 20 मिनट दे रहे हैं, उसके बाद उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद उनको उनके साथ एक लंबी चौड़ी मीटिंग करने के बाद 10-20 मिनट उनके साथ बैठते हैं, फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनको बिठाते हैं, और एक सीनियर होम मिनिस्ट्री का ऑफिसर अगर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के घर जा रहा है, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कुछ ना कुछ तो सेंटर के मन में है। लेकिन क्या है? देखिए, जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, तो अगर स्टेटहुड का बिल आना होता तो वो इस बजट सत्र में आ गया होता, नहीं आया। अब आने वाले वक्त में आप कहेंगे कि समर सेशन जब लगेगा तब आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि सेंसस शुरू होने वाला है। तो सेंसस के दौरान क्या कोई ऐसी बड़ी तब्दीली आएगी? और अगर स्टेटहुड देनी भी होगी तो क्या इस वक्त मरकज देगा? क्योंकि मरकज के पास और भी बहुत सारे मामले हैं जिन मामलों पर मरकज को फैसला करना है। वक्फ का बिल आया है, इसकी इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर होनी है, तो वो जाहिर सी बात है इसकी इंप्लीमेंटेशन भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, एक बहुत लंबा वक्त उस इंप्लीमेंटेशन में भी लगेगा। तो कुल मिलाकर ये है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो देखने को मिल रही है, वो राजौरी पुंछ के इलाके से देखने को मिल रही है। वो ये देखने को मिल रही है कि सरकारी अफसर बरमला और बड़ा बेबाकी के साथ ये कहते हैं, अलग अलग सियासी लीडरों की ताजीम और तारीफ करते नजर आते हैं, जबरदस्त तारीफ कि जनाब फला लीडर जो है उसका खानवादा, उसका खानदान बहुत बड़ा खानदान, जनाब आप क्या कर रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे। जब सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए अफसर खानवादों और खानदानों की बात करने लग जाएं, जब सरकारी कुर्सियों पर बैठे अफसर
یہ بات کرنا شروع ہو جائیں کہ فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، فلاں شخص ناراض ہو جائے گا، اور شریعت کے قانون کو اپنے من مطابق جو ہے اس قانون کو سمجھنا اور سکھانا لوگوں کو شروع کر دیں، تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ اور زیادہ حالات جو مشکل ہونے جا رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سرکاری کرسی پر پنچ یا رجوری میں کوئی افسر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فلاں شخصیت جو وادی کے ایک بڑے امپورٹنٹ جگہ پر رہتی ہے، وہ شخصیت ناراض ہو جائے گی اگر آپ نے یوں کر دیا، اور یا کسی کے لیے یہ کہے کہ جناب بہت بڑا خاندان ہے، جناب بہت بڑے خاندان کا معاملہ ہے یہ، تو پھر آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ پھر وہ آفیسر اس کرسی پر بیٹھ کر سی ایس آر کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اور اس کی لائلٹی اور اس کی جو کیا کہتے ہیں وچن بدھتا سمویدھان اور لوگوں کے پرتی ہے، اس وچن بدھتا کو، اس اوتھ کو وہ وائلیٹ کر رہا ہے۔ آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو آپ صرف قانون بتائیں، آپ کرسی پر بیٹھ کر کسی کی تعظیم اور تعریف میں کیا کہتے ہیں قصیدے نہ پڑھیں۔ آپ کو جو قانون کا دائرہ ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہے۔ لیکن اور یہ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سرکار آفیسرز کو پوسٹ کرتی ہے تو ڈوڈا والا ڈوڈا جائے گا، رجوری والا رجوری جائے گا، پنچ والا پنچ جائے گا، کشتواڑ والا کشتواڑ جائے گا۔ جناب جب آپ کسی آدمی کو اس کے علاقے میں پوسٹ کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے علاقے میں یہی بتائے گا، وہ آدمی بڑا ہے، وہ آدمی چھوٹا ہے، وہ تو یہی سب کرتا رہے گا۔ اس کی لائلٹی کبھی بھی آپ کہیں گے سمویدھان کے پرتی ہوگی، اس کی لائلٹی کبھی بھی سی ایس آر کے پرتی ہوگی، جس کو اس کو پڑھ کے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر عمل آور ہونا ہے، وہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ صرف ایک علاقے میں نہیں ہے، کئی علاقوں میں ایسا ہے، کئی ضلعوں میں ایسا ہے، جن ضلعوں میں جب آپ وہاں کے لوکل افسر سے بات کرتے ہیں تو وہاں کے بڑے خاندان کے کسی بڑے آدمی کے بارے میں وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے وہ سرکار کے ملازم نہ ہوں بلکہ ان کے ذاتی ملازم ہوں۔ تو اس لیے اس بات کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے، حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ جمہوری حکومت اس بات کا نوٹس لے سکتی ہے، لیکن لیفٹنٹ گورنر کی دفتر کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، اور بڑے وبھاگ ہیں جن وبھاگوں کے ذریعے آپ رپورٹس منگوا سکتے ہیں کہ آپ نے جن افسروں کو بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز پر بٹھایا ہوا ہے، وہاں پر بیٹھ کر وہ افسر بجائے سرکار کا گنگان کرنے کے، بجائے سرکار نے جو ان کو لائن دی اس پر کام کرنے کے، وہاں پر بیٹھ کر جب وہ سیاسی لیڈروں کی یا سیاسی رہنماؤں کی یا سیاسی رہبروں کی تعریف اور تعظیم میں قصیدے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر آئی ڈونٹ تھنک کہ انہیں وہاں رہنے کی ضرورت، انہیں ان علاقوں میں بھیجیے جہاں پر وہ صرف اور صرف ان کے ذہن میں ایک ہی چیز رہے کہ جناب یہاں ہمیں کام کرنا۔ ابھی آپ نے لداخ میں اتنے سارے ڈیپوٹیشن کیے، تو ان کو بھی لداخ ڈپیوٹ کریے ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے وہاں رہیں گے جہاں نہ تو کسی لیڈر کو جانتے ہیں، نہ کسی لیڈر کے قصیدے پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی لیڈر کے دباؤ میں آ کر کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ مجھے لگتا ہے یہ آج بھی ہو رہا ہے، جبکہ یہ مانا جا رہا ہے گراؤنڈ پر کہ کپتان لیفٹنٹ گورنر ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ اب کپتان لیفٹنٹ گورنر ہیں، تو ان کی موجودگی میں اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کل جب کپتان لیفٹنٹ گورنر نہیں رہیں گے اور ایک جمہوری حکومت برسر اقتدار آئے گی تو سوچئے پھر انصاف کا کیا ہوگا۔